हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज हम एक रिकॉर्डिंग सेशन ले रहे हैं सो दैट इट होप कि ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे। एंड 24 दिसंबर की हम लोग करंट अफेयर की एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, होप सो आप लोगों ने सारा जो करंट अफेयर मटेरियल था, जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदू कर रहे हैं, कोई साइट से कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर लिया होगा। एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू क्लियरली। ऑडिबल विजिबल आप सबको सही होगा। इन सब से चलते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। गाइज, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, इस वजह से हमें इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चंस हम क्वेश्चन स्क्रीन पे करेंगे। आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन एंड आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। आप उसे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा और 30 सेकेंड्स का गैप हम रखेंगे आंसर्स एंड क्वेश्चन के बीच में। राइट, so do not forget to like the class, share with your friends and subscribe the channel, your channel, that is Study IS, and this class is presented by me Ankita Jindal। Study IS पे 9 AM हिंदू MCQ होता है। सोशियोलॉजी यहाँ पर चल रही है, अगर आपका ऑप्शनल है यू मस्ट गो इन दैट। रामसर साइट जैसी अलग अलग क्लासेस को हम बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इकोनॉमी का सेशन चल रहा है जो कि शाम 9 बजे होता है, 9 PM होता है, श्री राम IS की इकोनॉमी। पॉलिटी और ज्योग्राफी भी हम इसी चैनल पे अच्छे से जो जीएस है वो कवर अप कर रहे हैं। फाइन। अमन शर्मा सर को फॉलो करना डेली करंट अफेयर शो के लिए अनअकैडमी प्लस पे, और जब ये एक्सपीरियंस आप लेने जाएंगे तो एक कोड को अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, दैट इज स्टडी IAS टू गेट 10% ऑफ। सो दैट 10% गेट जो बेनिफिट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि दिसंबर के, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू मिलेंगे। इंडिया के जो टॉप अनअकैडमी एजुकेटर हैं वो आपको कराएंगे। रैंकिंग होगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में, यानी कि बाइलिंगुअल ही आपको मिलेगा। डेली होता है 7:30 PM, जिसमें स्टैटिक एंड करंट अफेयर क्वेश्चन दोनों को आप तैयार कर सकते हैं। राइट, इसके बाद आपको किसी टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो। सिमिलर इस जो ये सीरीज हम कर रहे हैं उसके बाद भी आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 21 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए एनरोल कराते हैं तो एक कोड को यूज करेगा, स्टडी IAS। फाइन, ताकि आपको 10% का ऑफ मिल जाए। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। Which of the following report can published by the World Bank? पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश करी जाती है? ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फोर्थ कहता है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। फाइन, करेक्ट कोड क्या है? 1 and 4, 2 and 4, 1, 3, 4 या फिर ऑल आर ट्रू। सो गाइज, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, तो आप 30 सेकेंड के अंदर अपने क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत सादा सा है। वर्ल्ड बैंक इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करिए, आप किसी तरीके से भी सोचिए, बट आंसर करिए कि कौन कौन सा आंसर जो है इसमें सही हो सकता है। ओके फाइन। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज डी, ऑल आर ट्रू। देखो, एलिमिनेशन से आप कैसे कर सकते थे? सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सबको पता है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आती है। राइट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट आती है, इसके बारे में एवरीवन नोज। थर्ड कहाँ कहाँ है? आप कैसे एलिमिनेशन को यूज कर सकते हैं? थर्ड आपका या तो सी में है या फिर डी में है। ऑल आर ट्रू का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4। राइट, अगर 3 यहाँ पे ये सही है तो 1, 4 भी कहीं ना कहीं कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ओनली 2 पे डाउट है। राइट, सो आपको 2 देखना, सेकंड देखना पड़ेगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आता है कि नहीं आता है, इस रिपोर्ट को WB रिलीज करता है कि नहीं करता है। सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन ने खुद से आंसर करके बता दिया। 1 और 4 तो आपके ट्रू है। ओके, सो डी इज योर राइट आंसर।
ये सारी रिपोर्ट हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज होती है, पब्लिश होती हैं। एक हो गई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये याद रखना क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये चीज है नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होती हैं। Your next question is Asia Pacific Economic Cooperation members country include, जो एपिक है इसमें इन सब में से कौन सी कंट्री इंक्लूड होती है एज अ मेंबर? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिले, इंडिया, थाईलैंड। राइट कोड है 1, 2 एंड 6, 2, 3, 5 एंड 6, ऑल एक्सेप्ट 4 एंड 6, ऑल एक्सेप्ट 5। बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। सही आंसर करिए कि जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें से क्या ऑस्ट्रेलिया उसका मेंबर है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिले है, इंडिया है, थाईलैंड है, कौन है? राइट कोड, दे आर आस्किंग अबाउट द मेंबर्स नॉट मेंबर्स, तो उस चीज पे थोड़ा फोकस रहना। ओके फाइन, योर राइट आंसर इज डी, ऑल एक्सेप्ट 5। सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी जो इसकी कंट्रीज हैं, बाकी जितनी भी सारी कंट्री आपको देखने को मिल रही हैं वो सारी एपेक की मेंबर्स हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेंबर हैं। ओके, चलिए उनकी कंट्री के नाम में 21 मेंबर कंट्रीज है उनकी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिले, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, द फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज ताइपी, थाईलैंड, यूएसए और वियतनाम। ये सारी जो कंट्रीज हैं वो आपकी एपेक की मेंबर कंट्रीज हैं। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये तरीका भी समझ आ रहा होगा और आप आंसर्स भी कर पा रहे होंगे। अगर गाइस साथ के साथ कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक आप मेथड यूज कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस को लिख के, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन और आप डी लिख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सी लिख सकते हैं एंड देन उसको एक साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, चलिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी सही होगी? ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम established in 1989 to leverage the growing interdependence of the Asia Pacific, right? Its aim is to create greater prosperity for the people of the region by promoting balanced, inclusive, sustainable, innovative and secure growth. दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। आपको ये चीज देखनी है इसके अंदर कि जो एपेक है क्या वो कोई रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि इस साल बना था ताकि एशिया पैसिफिक की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बनी रही। इसका क्या उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच जो प्रोस्पेरिटी है, उसी रीजन के लोगों के बीच जो प्रोस्पेरिटी है उसको बढ़ाया जाए, उसको बनाया जाए, बैलेंस, इंक्लूसिव और इस तरीके की ग्रोथ जो है देखने को मिले इन सभी कंट्रीज में। दोनों सही है, दोनों गलत है? चलिए राइट आंसर इज सी, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। एपेक का उद्देश्य यही है कि जो उसकी मेंबर कंट्री है वो ग्रो करे, इनोवेशन लेकर आए अपनी कंट्रीज के अंदर, सस्टेनेबल वो ग्रोथ करें और इंटरडिपेंडेंट भी रहे। 1989 में बना था, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इकोनॉमिक फोरम है, वो नाम भी आपको बताता है। उद्देश्य हमने देख लिया। इट वर्क्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। जो एपेक है दैट वर्क्स टू हेल्प ऑल द रेजिडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट के बारे में, राइट? रेजिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक पार्टिसिपेट इन द ग्रोइंग इकोनॉमी। रेजिडेंट का मतलब यहाँ पर सभी कोई आ जाएगा जो भी वहां रह रहा है। रेजिडेंट मतलब जो रहते हो आप जहां पे, तो इन सभी कंट्रीज में, मेंबर कंट्री में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके बारे में बात हो रही है, ना कि सिर्फ मेंबर कंट्रीज के सिटीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, उस चीज को बनाए रखना, आप समझ लेना। इट प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल कम्युनिटीज, यानी कि वो रूरल जो ग्रोथ है उसको भी देख रहे हैं, रूरल कम्युनिटी को डिजिटल स्किल्स जो है वो ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड हेल्प इंडिजीनियस वुमेन एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट एब्रॉड। फाइन, उनकी जो एक्सपोर्ट है उस चीज को वो बढ़ाने में आपको हेल्प कर रही है एपेक। नेक्स्ट, इट रिकग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा असर ना कर रहा हो, द मेंबर्स इंप्लीमेंट इनिशिएटिव टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड मरीन रिसोर्सेज। ये सारी चीज भी आपका एपेक ही देखेगा, राइट? क्या कि भाई आप किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं, आप अपने 2030 का जो टारगेट है उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं, मरीन रिसोर्सेज को आप बिना किसी नुकसान के कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? डिजास्टर रिजिलियंट कैसे हो सकते हैं, उससे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, पेंडेमिक के टाइम पे कैसे प्लान कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कोरोना का भी एक न्यू वर्जन आ गया है, राइट? ऑल्दो अभी उसके बारे में कुछ खास इतनी इफेक्ट है नहीं, लेकिन फिलहाल तक तो आ ही गया है ना, अभी डर तो है ही, इसीलिए टेररिज्म को भी वो कॉम्बैट करने के लिए बात इसके अंदर करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसपी? क्या है जीएसपी? इसका फुल फॉर्म लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। Its objective was to give development support to poor country by promoting export from them into the developed countries. It promotes sustainable development in beneficiary country by helping these country to increase and diversify their trade with the USA. दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, बताइए क्या सही है? जीएसपी का उद्देश्य क्या रहेगा कि क्या इसका उद्देश्य ये है डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, पुअर जो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं उन कंट्री को डेवलपमेंट में सपोर्ट करना। किस तरीके से, जब आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे तो उनकी कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व आ जाएंगे, डॉलर आ जाएगा और उससे आपकी कंट्री डेवलपिंग में हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना इन बेनिफिशियरी कंट्री बाय हेल्पिंग दीज कंट्री टू इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाई ट्रेड विद द यूएसए। यूएसए के साथ इनका ट्रेड की इंक्रीज करके भी आप ये सब कर सकते हो। इट्स राइट आंसर इज सी। टाइम ओवर हो गया था, सी सही आंसर है। जीएसपी जो है इसका बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि जो डेवलपमेंट सपोर्ट होता है पुअर कंट्रीज को वो देना, उसको उनको लोगों को सपोर्ट करना by promoting export from them into the developed countries। जो जीएसपी है that promotes sustainable development in beneficiary countries by helping these countries to increase and diversify their trade with the USA। यहाँ सिर्फ यूएसए के बारे में है, डेवलप्ड कंट्री का वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ यूएस के बारे में लिखा है, तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। जीएसपी के बेनिफिट ये होंगे कि जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं वो इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट उठा सकेंगे, दैट एक्रूज टू द इम्पोर्टर बाय वे ऑफ रिड्यूस टैरिफ। टैरिफ ड्यूटी हटा के ड्यूटी फ्री एंट्री देके एलिजिबल इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, तो हमें एक अच्छी मार्केट मिल सकेगी, तो इसलिए जीएसपी का फायदा भी होता है। जीएसपी का फुल नेम मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी ना हो या रिडक्शन हो, कम हो इंडियन प्रोडक्ट पर, तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की भी मार्केट होगी सामने वाली कंट्री के अंदर, है ना। टू द इम्पोर्टर अदर थिंग इक्वालिटी बीइंग इक्वल, वो सारी चीजें इक्वल जो है फिर हो जाएंगी। This tariff help new exporter to penetrate a market and establish exporter to increase their market share and improve upon the profit margin in the donor country। तो ये हमारे न्यू जो एक्सपोर्टर आएंगे उनको भी ग्रोथ देगा, उनको भी अलाउड करेगा कि भाई वो भी इस बिजनेस के अंदर बने रहें। फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द पोलावरम प्रोजेक्ट विच इज अ रॉन्ग वन। पोलावरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट क्या है बताइए। It is built across the Godavari River in Odisha. It will facilitate an inter-basin transfer to the Krishna River through its right canal। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? I am giving you 30 seconds, बताइए।
जो पोलावरम प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड गलत स्टेटमेंट क्या है। सो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। टाइम स्टार्ट नाउ, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्या ये गोदावरी रिवर पर बना है ओडिशा की? क्या ये इंटर बेसिन ट्रांसफर हो रहा है कृष्णा रिवर तक इसकी राइट कैनाल की सहायता से? ओके, जस्ट वी आर पॉजिंग द टाइम, टाइम ओवर हो गया। ए इज द राइट आंसर बिकॉज आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। रॉन्ग इसमें सिर्फ इतनी ही बात है कि गोदावरी रिवर है, दैट इज ट्रू। पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर पर बना है बट नॉट इन द ओडिशा। ऑल्दो ये बेसिन इसका ओडिशा का गोदावरी रिवर का ओडिशा में भी आता है, बट ये जो प्रोजेक्ट बना है दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, आई होप ये चीज आपको पता होगा। अभी मैंने कहा कि जो गोदावरी का बेसिन है वो ओडिशा में आता है, राइट। बेसिन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ महाराष्ट्र से ये स्टार्ट हुई है और आपका बीच में तेलंगाना को कवर कर रही है और आंध्र प्रदेश को कवर कर रही है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ओडिशा का भी बेसिन है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको बीच बीच में आके ज्वाइन करेंगी, वहां उन ट्रिब्यूटरी, वो जो ट्रिब्यूटरी है वो कहीं ना कहीं ओडिशा में भी होंगी, वहां से आ रही होंगी, कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु से भी होंगी, कर्नाटक से भी निकल कर आ रही होंगी। तो ये जो कंप्लीट एरिया है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, ओडिशा हो और आपका आंध्र प्रदेश हो, ये सारा आपका गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाएगा। तो आई होप ये चीज अब आपको हमेशा याद रहेगी। सिर्फ इतना ही था कि गोदावरी रिवर पर है बट वो आंध्र प्रदेश में आएगी, और ये जो ये इंटर बेसिन ट्रांसफर करते हैं कृष्णा रिवर को, इसका पानी ट्रांसफर होता है। इस रिजर्वोयर स्प्रेड इन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा स्टेट ओल्सो। इसका जो रिजर्वोयर है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के स्टेट में भी लगता है। द प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज मेजर टर्मिनल रिजर्वोयर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ। इस प्रोजेक्ट पर इतना ध्यान भी क्यों दिया जा रहा है और इसे करा भी क्यों जा रहा है, क्योंकि ताकि जो है इरिगेशन की फैसिलिटी की जा सके, इरिगेशन को डेवलप कर सके, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है उन सबको देख सके, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके। इस सब की वजह से इस प्रोजेक्ट पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द गोदावरी रिवर? करेक्ट कोड बताइए। इट राइजेस फ्रॉम द त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक इन द महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र का नासिक की जगह है जहां त्रिम्बकेश्वर है, वहां से ये राइज हो रही है। इट्स बेसिन एक्सटेंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। करेक्ट कोड क्या है गाइस? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 all are true. Do it fastly. Your time start now. 30 सेकेंड्स आपको मिलती हैं पर क्वेश्चन के लिए। सो अभी आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो बताइए क्या सही है। गाइज, रिवर वगैरह का जो क्वेश्चन आता है, कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो न्यूज में, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि रिवर्स के नाम आते ही पहले आप उसका बेसिन चेक करो, उसका ओरिजिन चेक करो, उसका एंड चेक करो और उसके ट्रिब्यूटरीज करो। ठीक है, मतलब कब वो स्टार्ट होती है, कब वो एंड होती है, बीच में वो किससे मिलती है, कहाँ कहाँ वो जा रही है, ये सारे, इवन ये 4 पॉइंट तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सदर्न रिवर की हम बात कर रहे हैं, सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, उस केस में आपको इन रिवर्स पर बने हुए जो प्रोजेक्ट हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए टाइम हो गया है। इस राइट आंसर इज डी, ऑल आर ट्रू। सारी स्टेटमेंट ठीक है। जो गोदावरी रिवर है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से ही ओरिजिनेट होती है और यही इसका बेसिन है, महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। प्रवरा, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये बिल्कुल सही है। इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल से पहले इतना लंबा ये चल लेती है।
कुछ हिस्सा इसका आपको एमपी में, कर्नाटक में और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर भी आपको देखने को इसका मिल जाएगा। जो प्रणहिता है उसके अंदर वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा 3 रिवर मिलके एक संगम बनाती है, कॉन्फ्लुएंस बनाती है, वो आपका होता है प्रणहिता। ठीक है। इंद्रावती, मानेर और सबरी ये सभी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। हम इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं। लाइक ये गोदावरी है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है। फाइन। यहां से ये स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के, और ये कुछ अपने पाथ को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से ये नीचे आके मर्ज कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। फाइन। आप देखो यहां से इसने बीच में मांजरा से मिली, प्रवरा से मिली, और आके मानेर से मिली, सबरी से मिलती है। कितनी पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इन सभी रिवर से ये मिल रही है। राइट। सो आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज पता करनी है। दूसरी बात, इसका बेसिन जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और आपका ये ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत एमपी, ये सारी कंट्रीज इसमें देखने को आपको मिल जाएंगी। चलिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए अबाउट द कृष्णा रिवर। अभी आपको कृष्णा रिवर से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। यहां से आपका जो है स्टैटिक पोर्शन भी, ज्योग्राफिक जो पोर्शन है वो भी आपका काफी अच्छे वाला क्लियर हो जाएगा। फाइन। कृष्णा रिवर से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट क्या है? इट ओरिजिनेट नियर द महाबलेश्वर, सतारा इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो महाबलेश्वर वाली जगह है ये वहां से ओरिजिनेट हो रही है। इट रन्स फ्रॉम द महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। क्या ये इन चारों जो स्टेट है वहां से निकल रही है? कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वरना, धिंडी, मूसी आर इस ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। आप लोगों को रोंग कोड बताना है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर ओला ट्रू कि भाई कोई भी गलत नहीं है। ओला ट्रू का मतलब ये है गाइस कि कोई भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। ओके, तो इस चीज को ये रखना कि भाई सभी ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलिए, सो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अभी। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस। हम हिंदी में भी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आप अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। फाइन। सो ये अभी रिकॉर्डेड है तो हमने इसको हिंदी में इतना नहीं रखा है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक बात, और अगर कुछ नहीं आता है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, सी इज द राइट आंसर, 1 and 3 इज योर रॉन्ग कोड, ये दोनों आपकी गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो बाकी का सब ठीक है। गाइज इसके अंदर आपका रोम कोड एक्चुअली ये डी रहेगा। डी रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डी रहेगा, बिकॉज कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इस देयर ये जो ओरिजिनेट होती है, राइट राइट राइट, एक्चुअली इसका आपका गलत आंसर सिर्फ सेकंड वन वाला है। 1 and 3 आपका राइट कोड है, यहाँ पे ये राइट कोड का आंसर पूछ रहे हैं। 1 and 3 विल बी राइट, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ये जो कृष्णा रिवर है वो नहीं जा रही है, वो आंध्र प्रदेश में जा रही है। तमिलनाडु की जगह यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें गड़बड़ है, बाकी सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हो गई है, इसका ओरिजिन हो गया, वो ठीक है। इसमें राइट कोड ये पूछना था, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट कोड पूछना था, तो सेकंड वन आपकी गलत स्टेटमेंट है। 1 and 3 विल बी राइट स्टेटमेंट। ओके, ओरिजिनेट महाबलेश्वर से करती है। 4 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही ये अपना घूमती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके बस जाती है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी, दूधगंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को आपको मिल जाएंगी। एक नागार्जुन सागर है जो कि डैम है, वो इसी रिवर पर बना हुआ है, कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। हम इस रिवर को यहां से देखते हैं, ये है आपकी कृष्णा रिवर। लेट मी चेंज द कलर। ये है कृष्णा रिवर, इस तरीके से फ्लो करती हुई यहाँ ऐसे चलती है।
और फिर आपकी यहाँ कहीं जाके मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, कोयना रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है, इधर से भीमा आ रही है, भीम एक रिवर आ रही है, यहाँ नागार्जुन सागर ये जो डैम है ये बना है, श्रीशैलम रिवर है, तुंगभद्रा है, ये सारी रिवर्स यहाँ पे आके इसको टाइम टू टाइम मर्ज करती हैं, बाकी फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर रही है। सो ये कृष्णा रिवर का थोड़ा सा एरिया था, उसका पाथ था, कहाँ कहाँ वो जा रही है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय अमोनिया? अमोनिया क्या है? क्या ये कोई कलरलेस गैस है? Used as an industrial chemical in the production of fertilizers and plastics. फर्टिलाइजर और जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके बनने के लिए इसको ये काम आती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इसके अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, इट कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इन इट्स एक्वेस फॉर्म, यानी कि अगर लिक्विड की फॉर्म में आप इसे देख रहे हो तो आप इसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानेंगे, आप इसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड करेंगे अगर आप ये लिक्विड में आप पता कर रहे हो तो। फोर्थ कहती है ओला ट्रू। बताइए, ये टाइम स्टार्ट नाउ। आपका टाइम शुरू हो चुका है, 30 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू फॉर ईच एन आंसर। सो आपको उस 30 सेकेंड के अंदर आंसर करना है, बेशक आप चाहे फिर नोटबुक में लिखें या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, दैट इज कंप्लीट बेस्ड ऑन योर विश। ओके गाइस, सो टाइम ओवर हो गया है, टाइम इज डन नाउ। इट्स राइट आंसर इज डी। डी सही है, ऑल आर ट्रू। बिकॉज जो अमोनिया है वो एक कलरलेस गैस है, उसकी कोई कलर नहीं है, उसको आप विजिबल नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली यूज होता है एज ए केमिकल इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर और प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, NH4। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर आप इसको एक्विस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म की तरह देखते हैं तो आप इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हो, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ए पंजेंट स्मेल, इसकी काफी एक पंजेंट स्मेल आपको इसकी नजर आती है। एमोनिया अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर, उससे आपको एनवायरनमेंट को लॉस होता नजर आएगा और उसके अंदर ये फैल जाता है। हवा से भी काफी ज्यादा ये लाइटर होता है, इट इज लाइटर देन एयर, इसका वेट कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर ही आप इसको देखोगे, वेटलेस ही कह सकते हैं आप इसे। आई होप गाइस क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट क्या है? क्या है ग्रैप? It is a set of emergency measures to be implemented to control air pollution depending upon the air quality. This was prepared by the Environment Pollution Prevention and Control Authority, जिसे आप EPCA बोलते हैं। क्या ये उसके द्वारा प्रिपेयर्ड है? दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए, ग्रैप से रिलेटेड क्या सही क्वेश्चन होने वाला है? क्या ये कोई जैसे हमने बोला इमरजेंसी का मेजर है जो कि एयर पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा है? फाइन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और इसको ईपीसी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रिपेयर करा जाता है। व्हाट्स द ट्रू आंसर? क्या सही आंसर है अकॉर्डिंग टू यू? Okay guys, so your time is almost over now. क्रैप से रिलेटेड ओके हो गया है। सो इट्स राइट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, आप इसके नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है कि आप जो एक्शन करते हैं, आप भी जो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका एक रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट आपको देता है। आप सब समझ गए होंगे, है ना? सो ये सब प्रिपेयर होता है ईपीसी अथॉरिटी के द्वारा, इट इज कंप्लीटली ट्रू। और इमरजेंसी मेजर है ताकि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करा जा सके। It aimed at stopping the use of diesel generators that will extend beyond Delhi to the NCR. कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है उसके अंदर लोग डीजल बहुत यूज कर रहे थे क्योंकि उन्हें जनरेटर चाहिए था। और जनरेटर क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक कट बहुत ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से वो डीजल जनरेटर यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा था, है ना?
एनवायरमेंट को इस चीज को फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि डीजल जितना बर्न होता है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मेजर्स विल बी इंक्रीमेंटल एज पोल्यूशन राइज, इससे ओबियसली पोल्यूशन तो राइज हो रहा है ना। एज इट इज एक्सपेक्टेड टू एज विंटर अप्रोच मोर मेजर्स विल कम टू प्ले डिपेंडिंग ऑन द एयर क्वालिटी। एक तो विंटर आ रहा है, ऊपर से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें जब इंक्रीज होती हैं तो स्मोग एक वर्ड होता है वो ये बना देता है। फोग प्लस स्मोक से बनके एक वर्ड बनता है, दैट इज स्मोग, राइट। सो ये चीज इसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन सब की वजह से, इन सब से डरते हुए या सॉल्यूशंस निकालते हुए ग्रैब को बनाया गया। फिर आपके लिए क्वेश्चन आता है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ILP इनर लाइन परमिट। ILP से रिलेटेड क्या सही है, क्या गलत स्टेटमेंट है वो बताइए। It is a document required by non-natives to visit or stay in a state protected under the ILP system. Four northeastern states are covered: Arunachal, Mizoram, Manipur or Tripura. ILP is issued by the concerned state government and can be availed both by the applying online or in a person, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वर्जन इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। या फिर ओला ट्रू की भी सारे ठीक है, कोई गलत ही नहीं है। So your time starts now. Please answer. And guys, please everyone answer. जो स्टूडेंट रेगुलर हैं आप सब तो आंसर्स करके कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा। जो इनर लाइन परमिट है, क्या ये कोई डॉक्यूमेंट है? आपको वर्ड्स क्या है, किन वर्ड्स पे आपको बेसिकली ध्यान देना है वो देख लेते हैं। चलिए टाइम ओवर हो गया है। देखो, सबसे पहले आपको ILP से रिलेटेड कौन से वर्ड्स पर ध्यान देना था, सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि भाई क्या ये कोई डॉक्यूमेंट है क्या, ठीक है। क्या ये कोई डॉक्यूमेंट है क्या, क्या इसे नॉन नेटिव्स इसको यूज करते हैं, क्या उनके द्वारा ये रिक्वायर्ड है। विजिट करने के लिए, क्या सिर्फ विजिट करने के लिए है, आपने अभी तक रीड करा है, या फिर स्टेट में स्टे करने के लिए भी है। क्या आप सिर्फ वहां घूमकर आ जाएंगे, उसके लिए भी आपको ILP चाहिए। अगर आपको वहां पे एज ए रेजिडेंट रहना है, क्या आपको उसके लिए भी ILP की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टेड अंडर द ILP सिस्टम। 4 स्टेट हैं अभी इसके अंदर जो कवर्ड है, वो है अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। इन चारों का आपने देखना है भाई ये कवर्ड है कि नहीं है। क्या इसको स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है या नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसे इशू करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ ऑफलाइन अवेलेबल है या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, दोनों तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है क्या एक्चुअली, उस पर आपको ध्यान देना था। सो क्वेश्चन ने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, योर आंसर इज बी, बिकॉज वही त्रिपुरा नहीं है ना। आई होप इस चीज आप समझ गए होंगे। नागालैंड कहाँ गया बताइए, इतनी लंबी कंट्री है पीछे, नागालैंड भी तो है, वो कहाँ गया। सो त्रिपुरा नहीं होके नागालैंड आ जाएगा, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। बाकी ठीक है, रेस्ट आर करेक्ट स्टेटमेंट, फाइन। चलिए, सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव है, पहली बात ये याद रखना, जो नॉन नेटिव्स हैं उनके द्वारा है। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड वाली जो स्टेट है वो इसके अंदर कवर्ड होती हैं। दोनों तरीका, या तो आप रुकने आ रहे हो या विजिट करने आ रहे हो, दोनों तरीके इसके अंदर अलाउड होते हैं, इसके अंदर मतलब वैलिड होते हैं, यूज करने होते हैं। दोनों के लिए आपको ILP डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, राइट। इट इज इशूड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। नागालैंड है तो नागालैंड की सरकार इसे इशू करेगी, मणिपुर है तो मणिपुर की सरकार इशू करेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। ये हिस्टोरिकली है, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी 1950 में पहले के वर्ड था ब्रिटिश सब्जेक्ट, अब उस वर्ड को रिप्लेस करके कर दिया सिटीजन्स ऑफ इंडिया। टुडे आज के टाइम पे क्या है, ऑल नेटिव रिक्वायर्स अ परमिट। पहले सबसे पहले था ब्रिटिश जो सब्जेक्ट था, इस वर्ड को रखा गया। 1950 के बाद हमने बोल दिया भाई जो सिटीजन है हमारे इंडिया के, उसको ये परमिट के रिक्वायर्ड होगा। आज हम कह रहे हैं जो 2020 कह सकते हैं आप, कि जितने भी नॉन नेटिव्स हैं उन सबको परमिट की रिक्वायरमेंट होगी।
तो ठीक है, इट वॉज डन टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ दी स्टेट फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। हमने ये इसीलिए किया क्योंकि जो वहाँ की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो वहाँ ट्राइब्स रहते हैं, बाहर की जो दुनिया है वहां से वो बच सके, उनके एक्सप्लॉइटेशन से वो बच सके, इस वजह से हमने इसको प्रोटेक्ट किया। ILP इज ओनली वैलिड फॉर द डोमेस्टिक टूरिस्ट, अपने इंडियंस के लिए वैलिड है ये। नीड इसकी वही बात थी क्योंकि एक तो ट्राइबल्स को बचाना था, इनको एक्सप्लॉइट होने से बचाना था, और इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, उस चीज को हमने थोड़ा सा अलग ही रख देना था, उसपे कुछ ये नहीं था, उसमें मिक्सअप ना हो बाहर की दुनिया का। इस सब के लिए भी हमने ILP को बनाना है। प्रिवेंट करते हैं इलीगल माइग्रेंट एंड एनक्रोचमेंट बाय द आउटसाइडर, बाहर का कोई भी इलीगली तरीके से हमारे यहाँ ना आ पाए, इलीगल माइग्रेंट को यहाँ ना आए, इस चीज को भी रोकना इसका उद्देश्य बेसिकली है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये है, which of the following statement is true about the SITMEX 20? SITMEX 20 से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट क्या है? क्या ये कोई ट्राइलेटरल नेवल सर्विस है इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर के बीच में? The exercise was conducted as a non-contact at sea only exercise in view of the COVID pandemic. बताइए। कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? दोनों सही है, दोनों गलत है, विच इज द ट्रू? सही क्या है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, सो प्लीज गाइज डू आंसर। 30 सेकेंड्स कम नहीं होते हैं, इतना बहुत है आपको एग्जाम में भी आंसर करने के लिए, तो उसके हिसाब से आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर सी है। ये सिटमिक्स 20 हमने पढ़ा भी है पहले। ये एक ट्राइलेटरल है। ट्राइलेटरल यानी कि 3 कंट्रीज के बीच में है। वन इज इंडिया, सेकेंड वन इज सिंगापुर, थर्ड वन इज थाईलैंड। तो 3 ऐसी कंट्रीज हैं, उनके बीच में नेवल एक्सरसाइज है, नेवी में एक्सरसाइज हो रही है। नॉन कॉन्टेक्ट की तरीके से होगी सी के अंदर, ताकि क्योंकि कोविड चल रहा है इस वजह से एक्सरसाइज करना, मीटिंग करना जरूरी है, एट सी में होगी, नॉन कॉन्टेक्ट तरीके से होगी। लेटेस्ट एडिशन वाज हेल्ड इन द अंडमान सी और इट हाईलाइट ग्रोइंग एनर्जी कोऑर्डिनेशन and cooperation in maritime domain between the 3 friendly navies and maritime neighbors। तो 3 जो नेवीज कंट्रीज हैं और मैरिटाइम नेबर कंट्री भी हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन जो है इसके अंदर होता है बेसिकली। फिर आप लोगों के लिए भाई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ मेन ड्राइवर ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड उसका मेन ड्राइवर इनमें तीनों में से कौन सा है? मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हाइजीन फॉर एनिमल्स, पुअर इन्फेक्शन एंड डिजीज प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। करेक्ट कोड क्या है गाइस? 1 ओनली, 3 ओनली, 2 3 ओनली, या फिर 1 2 3? बताइए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोगों को ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा डिफरेंट है लाइव क्लास से, बट फिर भी आंसर्स तो देखो करने पड़ेंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन ना छूटे, इस वजह से हमने रिकॉर्डिंग वर्जन को रखा, बिकॉज वी आर अनेबल टू गेट इट इन द लाइव क्लास, दैट्स वाई। बट इट्स ओके, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं? चलिए, टाइम ओवर। AMR का मेन ड्राइवर के बारे में हमने बात करनी थी कि इन तीनों में से किसकी वजह से AMR होता है, फैलता है ना? सो योर आंसर इज डी, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। पढ़ते हैं क्या? जो AMR होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, दैट अकर्स नेचुरली होता है थ्रू जेनेटिक चेंजेस। बेसिकली अगर देखा जाए, यूजुअली अगर हम आमतौर पे इसे देखें तो ये जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। These organisms are found in the people, animals, food, plant and the environment। environment मतलब water, soil और air। 3 ऐसी जगह हैं, water में, soil में और air में। इन सभी चीजों में इनके जो organisms है वो आपको मिल जाएंगे।
They can spread from the person to person or between people and animals, including from food or of animal origin. अब आपको पता है कि नॉनवेज यूज करने वाले भी बहुत लोग हैं, ठीक है, और जानवरों को पालतू बनाने वाले भी बहुत लोग हैं, है ना। तो अगर किसी एक जानवर को हो रहा है और उसका नॉनवेज हमने यूज कर लिया है, अगर वहां के लोग यूज करते हैं, तो ये फैलना बहुत ही स्वाभाविक है, जैसे कि अभी हुआ, ठीक है। और पेट में है तभी भी फैमिली को होना बहुत ही स्वाभाविक है और हो भी जाता है, बहुत ही कुछ ऐसी बात नहीं है। दैट्स वाई ये जो स्प्रेड करता है वन टू अनदर, तो ये चीज आप याद रखना। बेसिकली इसके मेन ड्राइवर क्या क्या होते हैं कि आप एंटी जो माइक्रोबियल्स होते हैं उसको मिस यूज करें या फिर ओवर यूज करने लग जाएं, बहुत ज्यादा आप इन चीजों को लेने लग जाएं। लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, अगर आपके पास क्लीनलीनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, उस टाइम पर भी इसका होना पॉसिबल हो जाता है। जैसे साफ सुथरा पानी ना होना, सैनिटेशन और हाइजीन ना होना, जिसको वॉश कहते हैं, वॉश आप हाथों को नहीं धोते हैं, ह्यूमंस एनिमल्स, साफ सफाई ना होना, पुअर इन्फेक्शन और डिजीज प्रिवेंशन होना, डिजीज के लिए आप कुछ स्टेप नहीं लेते, कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, फार्म, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन, ये सारे कुछ ऐसे ड्राइवर्स होते हैं, मेन ड्राइवर होते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। ओके, चलिए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, फैक्ट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इट इज द एपेक्स बॉडी टास्क विद एजुकेटिंग रिक्वेस्ट बाय द इंडस्ट्री टू रेज फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल एंड्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो करेक्ट कोड बताइए, वन टू बोथ नन। ये टाइम स्टार्ट नाउ, आपका समय शुरू हो गया है, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। चलिए, टाइम इज ओवर नाउ। ए इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ ए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी लिख दिया सिर्फ उसमें गड़बड़ है, दैट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, दैट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। सो सेकेंड स्टेटमेंट खत्म, यही हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है आपकी, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट से रिलेटेड बात करें तो उसके अंदर ये एपिक्स बॉडी है, एडजुडिकेटिंग रिक्वेस्ट बाय इंडस्ट्री टू रेज फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल एंड्स, के लिए अगर आप बिजनेस लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, उस कमर्शियल आप कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको फॉरेस्ट लैंड चाहिए तो सबसे पहले आपको इस कमेटी के अंदर जाना पड़ता है, बातचीत, परमिशन लेनी पड़ती है। It has recently approved a scheme that could allow forest to be traded as a commodity. उन्होंने अभी एक स्कीम ऐसी लॉन्च करी है जिसके अंदर फॉरेस्ट जो वहां से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फॉडर फ्यूल वगैरह हो गया, वुड हो गई, ये सारे प्रोडक्ट को उन्होंने एज अ कमोडिटी की तरह ट्रीट कर दिया है, बोलने लग रहे हैं कि अभी ये कमोडिटी हो जाएगी। प्रपोज ग्रीन क्रेडिट स्कीम आई है, एज इट इज कॉल्ड द अलाउ एजेंसी, दे कुड बी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई लैंड एंड बीइंग ग्रोइंग प्लांटेशन। ये जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम आई थी इसी कमेटी के द्वारा, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, उसके अंदर उन्होंने ये चीज आपको बोली थी कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, बोला था कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करिए अपने अपने लिए, अपने कमर्शियल्स के लिए, और वहां पे प्लांटेशन भी आप कर सकते हैं, उनको ये परमिशन उन्होंने दी थी। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है इंडिया में, उससे रिलेटेड आपको करेक्ट कोड बताना है। करंटली ओनली 6 लैंग्वेजेस एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस, फिलहाल के लिए सिर्फ 6 ही ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस स्टेटस को जी रही है, स्टेटस उन्हें मिला हुआ है। मलयालम इज द लेटेस्ट एडिशन टू द क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट, अभी ये इसका लेटेस्ट एडिशन है इसी लिस्ट के अंदर। तो करेक्ट कोड बताइए, वन टू बोथ नन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है, प्लीज गाइज आंसर।
आर्ट एंड कल्चर का GS1 का ये टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है ये। ओके चलिए, सो इसका सही आंसर होगा ए, बिकॉज मलयालम इसका लेटेस्ट एडिशन नहीं है, बल्कि ओडिशा ओडिया जो 2014 में ऐड हुआ था वो इसका लेटेस्ट एडिशन है। लेटेस्ट का मतलब होता है ऑब्वियसली, लेटेस्ट मतलब जो भी विद इन अ ईयर हुआ हो आप उसे लेटेस्ट कहते हो, बट लेटेस्ट ये जो सबसे लास्ट हुआ होगा वो फिलहाल के लेटेस्ट है, जब तक कोई नया ना आ जाए तब तक वही लेटेस्ट रहेगा। सो ओडिया जो है वो 2014 में हुआ था, दैट इज लेटेस्ट, तो ये वाली चीज गलत हो जाती है। 6 ही लैंग्वेज है, ये बिल्कुल सही है। जो 93rd एडिशन था अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास करा गया डिमांडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ मराठी। वो ये कह रहे थे कि भाई मराठी को भी आप क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दीजिए, बट अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि भाई उसको भी अप्रूवल मिला है। ठीक है, सो तमिलनाडु, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं अभी उनको क्लासिकल का स्टेटस मिला हुआ है, एंड ओडिया इज द लेटेस्ट वन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप सबके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 131 के हिसाब से स्टेटमेंट क्या सही होगी आपकी, उसको आंसर करिए। पहला आप लोगों का ऑप्शन है द प्रोविजन अंडर विच सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू डील विद एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। It can be used to settle political difference between state and central government headed by the different parties. करेक्ट कोड क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन, बताइए। इन योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो आंसर करिए क्या सही है आप लोगों के अकॉर्डिंग, बस टू आंसर। आर्टिकल 131 क्या कहता है उसके हिसाब से आपने आंसर करना है। चलिए, यू टाइम ओवर हो गया है भाई। इस राइट आंसर इज ए, वन ओनली, बट ये चीज गलत है। पॉलिटिकल डिफरेंस को सेटल कौन कर सकता है, बिल्कुल नहीं। संविधान में इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि इट कैन यूज टू सेटल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, नहीं। स्टेट सेंटर कोई भी हो, फिर पॉलिटिकल डिफरेंस तो नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट दूर से ही गलत नजर आ रही है, भी नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट सही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है टू डील विद एनी डिस्प्यूट विद द सेंटर और द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली आप लोग जाके, और आप लोग क्या मतलब सेंटर और स्टेट की तरफ से जो लॉयर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेके जा सकते हैं, उनके पास ओरिजिनली जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ अपील आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो वो ओरिजिनल होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब एक और वर्ड ये एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर कोई ऐसा केस होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट इन दैट केस आर्टिकल 131 के अंदर सिर्फ ओरिजिनल लिखा है, तो इसके लिए जाने आपके पास कई रास्ते हैं अगर सेंटर स्टेट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। ठीक है, सो इज योर राइट आंसर। केरला ऐसा पहला स्टेट बना था जो कि CAA से रिलेटेड जो बात थी उसको पहली बार उसने चैलेंज करा था, तो पहला स्टेट केरला था। ठीक है, द प्रोविजन अंडर विच द सुप्रीम कोर्ट, इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, सेंटर स्टेट एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरा कोई स्टेट हो, इन सबके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, या एक तरफ स्टेट एक स्टेट है या दूसरी तरफ दो या दो से ज्यादा स्टेट हैं, वो सब बात है, तभी भी इनके डिस्प्यूट को रिजोल्व कराने के लिए आर्टिकल 131 जो है वो अवेलेबल होता है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर रहे होंगे। It cannot be used to settle political difference between the central state government headed by the different parties. Basically, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होते हैं, रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं, या बाउंड्री के टाइप के जो डिस्प्यूट होते हैं बाउंड्री शेयरिंग के तरीके से, वो तरीके के जो डिस्प्यूट होंगे वो डिस्प्यूट होते हैं, ना कि
अगर मान लो सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में कांग्रेस है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो आर्टिकल 130 बनाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाली बात ठीक है, फाइन। चलिए, स्टार से एक स्कीम आई थी, उससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट करके स्टार्स बोलते हैं। It aims at providing industry apprenticeship opportunity to general graduate through the National Apprenticeship Promotional Scheme (NAPS). It is implemented, monitored and managed by the UGC University Grant Commission। तो बताइए आपके हिसाब से क्या सही है? टाइम स्टार्ट नाउ। इनकरेक्ट बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन। बताइए आंसर्स। गाइज आंसर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप लोगों ने आंसर करने हैं तो सो बहुत जरूरी है। Because of busy schedule, I also used to recording class for you. So आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए, तो आपका टाइम ओवर होता है एंड योर क्वेश्चन, योर आंसर इज सी। दोनों के दोनों सही हैं। पहले आपको ये चीज याद रखनी थी कि ये क्या यूजीसी के अंदर आ रहा है, क्या इसको यूजीसी देख रहा है क्या? ठीक है, ये चीज है और ये बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी जो होती है ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं लिखा है, ग्रेजुएट लिखा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना क्या इसका उद्देश्य है, चाहे वो फिर थ्रू द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के, प्रमोशन स्कीम के तहत हो, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। स्टार्स जो है वो प्रमोट करते हैं ट्रांसलेशनल इंडिया सेंट्रिक रिसर्च इन साइंस इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय द आईआईएस, जो बेंगलोर से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये 6 बेसिक जो एरियाज है उसको आइडेंटिफाई इन्होंने किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, नैनो साइंस, डाटा साइंस, मैथमेटिक्स और अर्थ साइंस। ये सारे इसके 6 ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बेसिकली काम कर रहा होता है। ओके चलिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्रयान प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किस चीज से जुड़ा हुआ है वो? कहां से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो? समुद्रयान प्रोजेक्ट को क्या है सही से रिलेटेड? क्या ये कोई स्नो क्लियरेंस प्रोजेक्ट है? क्या ये कोई डीप अंडर वाटर स्टडीज हो रही है? क्या कोई डिजास्टर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हो रहा है या फिर नन, कुछ भी नहीं है? क्या है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। कहीं इस क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। ओके ओके फाइन, सो योर राइट आंसर इज, पोज आपका टाइम ओवर हो गया है। योर राइट आंसर इज बी, डीप अंडर वाटर स्टडी। समुद्रयान, समुद्र को अंदर से जाके देखना है मुझे, है ना? अंडर वाटर स्टडी, बहुत अंदर गहराई तक जाके उसको स्टडी करना है। समुद्र, अगर समुद्र है तो डिजास्टर की क्या बात, स्नो की क्या बात, नहीं ना। डीप अंडर वाटर स्टडी, बिल्कुल, कितना सा आसान सा सवाल है। ये तो आपको पीसीएस और एसएससी में भी पूछ सकते हैं। एसएससी में कम होगा बेशक, सीजीएल जो हाई लेवल का एग्जाम है एसएससी के अंदर उसमें पूछा जा सकता है, बट पीसीएस में तो चांसेस खूब है इसके पूछने के। यूपीएससी में नहीं है, दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम फॉर द यूपीएससी काइंड ऑफ एग्जाम, बट पीसीएस के लिए वेरी वेरी ये सूट करता है क्वेश्चन। सो बी इज योर राइट आंसर। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया का एम्बिशन है टू सेंड मैन टू द डीप सी इन अ सबमर्सिबल व्हीकल इज लाइकली टू बी रियलिटी इन 2122 में एक तरीके से रियलिटी की तरह वो काम करेगी और हमें अपने किसी एक इंसान को भेजेंगे गहराई तक, सी की गहराई तक। इसरो ने प्लान करा है टू कैरी पर्सन ऑन स्पेस मिशन गगनयान, नियोत हैज अंडरटेकन द समुद्रयान, जो एनआईओटी है वही इस समुद्रयान को जो है वो अच्छे से पूरा करे। ओके सो चलिए, हमारी क्लास होती है ओवर। आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही थे।
और हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे, पहली बार हम एक रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं, सो विल होप कि सब आपको अच्छा लग रहा होगा। सो गाइस, हर एक क्वेश्चन में हमने 30 सेकेंड्स का गैप रखा था, राइट। उस 30 सेकेंड में आपको सोचना है कि क्या आप कर रहे हो, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, आपको एलिमिनेशन मेथड का आपने यूज करना है, ठीक है। आप उसको खत्म करिए, जो भी ऑप्शन आपको लगता है भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। आपको स्ट्रेटेजी जो भी अडॉप्ट आप एग्जाम में करने वाले हैं, प्लीज अडॉप्ट दैट सेम स्ट्रेटेजी इन दीज आई क्वेश्चंस, क्योंकि आप इस तरीके से बैठिएगा कि आप एग्जाम देने ही जा रहे हो, ठीक है। ये 1 घंटे का एग्जाम है, 1 आवर का एग्जाम है, और आपको ये क्वेश्चन सामने दिए जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से बैठ के इसे आंसर करिएगा। सो स्ट्रेटेजी भी वही अडॉप्ट करना जो आप एग्जाम में करेंगे, तो ये क्लासेस इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। चलिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर आंसर। और आप सबके आंसर्स भी ठीक है कि नहीं है वो भी मैं चेक करूंगी कि सही है भाई, आप लोगों ने सही आंसर्स करे हैं। ओके फाइन, अगर कोई भी क्वेश्चन, सवाल जवाब, कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ भी बात है, सो यू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू योर चैनल, लाइक द क्लास, योर वीडियोस, लाइक द क्लास, उसे लाइक करिए, कमेंट आपको करना ही है, आज तो आंसर्स करने हैं, अपने चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और खुद के चैनल पर सब्सक्राइब तो एक बनता ही है गाइस। स्टडी आइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी प्रेस कर लेना, ऑल सेक्शन को करना, ताकि आपको यहाँ पर आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड हैव ए नाइस डे अहेड, और थैंक यू।